नमस्कार, मैं समीर मिश्रा, एससीएस में आपका स्वागत है। लेकर आया हूँ आपके लिए कैरियर से रिलेटेड एक कार्यक्रम कैरियर सलाह, जिसमें आज हम एक हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं जो बैंकिंग के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। और वो जो जिस इंस्टीट्यूट को वो जिसके डायरेक्टर हैं वो भी एक जाना माना नाम है शहर का। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले उनका हम परिचय कराएं। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं कास के डायरेक्टर मिस्टर निखिल कुमार झा, और उनसे बहुत सारे सवाल हम करेंगे कैरियर से रिलेटेड मुद्दों पर। बैंकिंग सेवाओं में जो छात्र जाना चाहते हैं उनसे संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले निखिल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और एससीएस में। धन्यवाद। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कास के बारे में। उत्सुकता है शहरवासियों कि भाई ये कास क्या है। वैसे परिचय के मोहताज नहीं हैं आप, फिर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं लोगों को कास क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। परिचय का तो मोहताज नहीं है वैसे कास नाम, लेकिन बड़ा ही एक रोचक प्रसंग याद आता है मुझे कास से संबंधित। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हमारे संस्था का नाम कुछ अलग तरीके से लेते हैं और वो कास को कैश करके जाते हैं। तो दरभंगा में लोग कास को कैश के रूप में ही जानते हैं। और पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने बैंकिंग और एसएससी के क्षेत्र में छात्रों को बहुत हद तक मदद की है और उनको हम लोगों ने ये बताया है कि किस तरीके से कम समय में अच्छी तैयारी करके वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कास का पूरा नाम है सेंटर फॉर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़, और आजकल ये कास एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। जी। दिल्ली की संस्था है और तकरीबन 100 से 150 छात्रों को सफलता यह हर वर्ष दिलाता है। अभी तक का इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दरभंगा में हमारे छात्रों का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला है जी। और आशा है कि इसी तरह हम मेहनत करते हुए छात्रों का सहयोग करेंगे, छात्रों से सहयोग प्राप्त करेंगे और दरभंगा के अंदर में छात्रों के अंदर वो हौसला पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे जिससे वो आने वाले समय में सफलता प्राप्त कर सकें। जी। एक सवाल और भी है जो जहन में आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, तो पूछना चाहता हूँ आपसे मैं। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये छात्र और छात्राएँ भी ऐसा सोच रहे होंगे जी कि ये अक्सर छात्र छात्राएँ ये सोचते हैं कि काश, जो ये शब्द है विश, काश, जी जी ठीक है, इसको जोड़ के देख रहे हैं कास, कास, किससे जोड़ के देख रहे हैं। सवाल ये है कि बैंक या एसएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं पास कर सकूं, इसमें जो ये कास है उनकी काश को कैसे पूरा करेगा, इस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और इस प्रश्न के द्वारा मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं अपने छात्र छात्रों के समक्ष रख पाऊँगा। जी। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा अच्छे जॉब्स को प्राप्त कर सकें, लेकिन जब तक ये काश उनके मन में रहेगा तो काश उनको किसी हद तक सफलता नहीं मिल सकती। इस काश को उनको यकीन में बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस यकीन में बदलने में काश प्रयासरत है और हम अपने छात्रों से हमेशा यही कहते हैं कि आप काश में भरोसा ना रखें, आप काश में भरोसा रखें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपकी बात से कोई तरह सहमत भी है। और उनको अपनी काश जो है विश को वो धरातल पे लाना पड़ेगा, तभी वो काश के माध्यम से जोड़ पाएंगे। जी बिल्कुल। अगला सवाल है कि बैंक की तैयारी, जो बैंकिंग की तैयारी है, छात्र छात्राओं को किस तरह तैयारी करनी चाहिए। एक पैटर्न होता है, बहुत छात्र तैयारी करते हैं, छात्र छात्राओं में एक होता है कि भैया उसका एक उत्सुकता रहती है कि भाई क्या ऐसा पैटर्न हो कम टाइम में हम बेहतर जो है मतलब रिजल्ट दे सकें, ऐसी कोई टेक्निक, ऐसा कोई पैटर्न हमें कोई इंस्टीट्यूट बताए या किसी कैरियर एडवाइजर के द्वारा हम ये सुने कि भाई हम किस तरह जो है किस पैटर्न से कम टाइम में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए तैयारी करें। तो उसी ये सिलसिले में ये सवाल है कि किस तरह तैयारी की जानी चाहिए और क्या सिलेबस है बैंक का। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। आपने जो ये प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न से एक यह फायदा तो जरूर होएगा कि हमारे यहाँ के जितने भी छात्र हैं उन लोगों को, जब मैं अभी आने वाले
कुछ मिनटों में मैं उत्तर दूंगा, तो उन लोगों को ये फ़र्क पता चलेगा कि प्रतियोगी परीक्षा और जो आम परीक्षाएं होती हैं जो छात्र स्कूल और कॉलेजों के स्तर पर देते हैं, उनके बीच में जो अंतर है वह क्या है। जी बिल्कुल। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वह आम परीक्षाओं से बिल्कुल भिन्न है। आम परीक्षाओं में विद्यार्थी 80-90%, 98%, 95% अंकों के लिए जाते हैं, वो अंकों के लिए जाते हैं। और यहाँ पर में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर में सारे प्रश्नों को हल करना आपकी सफलता की कुंजी है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किस तरीके से प्रश्नों को छोड़ते हैं, या अंग्रेजी में एक शब्द है स्किप करते हैं, उस पर आपका सारा जो सफलता है वो डिपेंड करता है। उसके पीछे में कारण यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकारात्मक अंक देने की प्रथा है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर छात्र गलत उत्तर देते हैं प्रश्न का, तो उसके लिए प्रत्येक 4 प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर का अंक उनका काटा जाता है। तो है कि नाकामयाबी का एक बड़ा कारण है नेगेटिव मार्किंग। और छात्र इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में या परीक्षा में प्रश्नों को अप्रोच करें। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो अप्रोच किस तरीके से करें, जब तक उसके ऊपर में बारीकी से छात्र सोचेंगे नहीं और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक उनके साथ व्यक्तिगत रूप से काम करके उनको ये समझाएंगे नहीं कि हर विषय की तैयारी क्रमवार तरीके से कैसे की जाए, तब तक छात्र सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जरूरत है मतलब सही पैटर्न से तैयारी करनी, सही पैटर्न से तैयारी और सही दिशा निर्देश मिले। जी बिल्कुल, इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। निखिल जी, एक सवाल है कि एसएससी और एलडीसी की तैयारी कैसे करें? अच्छा प्रश्न किया है आपने। अभी आने वाले और उसका सिलेबस क्या है? 2 हफ्ते के बाद एसएससी एलडीसी की परीक्षा होने वाली है जी। तो एसएससी की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, इस चीज़ में जाने से पहले या इस चीज़ को समझने से पहले हम इस विषय पर ध्यान दें कि एसएससी परीक्षा में कितने सेगमेंट्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं जी, और उन सेगमेंट्स की तैयारी कैसे की जाए। एसएससी की एलडीसी की परीक्षा में 4 विषय हैं: गणित, रीजनिंग, जनरल स्टडीज और अंग्रेजी। एसएससी की परीक्षा और बैंक की परीक्षा में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, और जो भी छात्र मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए मैं यह एक संदेश देना चाहूँगा कि वो जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं सिर्फ उसी परीक्षा की तैयारी करें। अगर वो बैंक की तैयारी करते हैं तो वो बैंक की तैयारी करें और उसके सिलेबस को समझकर उसके प्रश्नों को बनाएं। पिछले वर्षों में पूछे गए जो आपके प्रश्न हैं उनका अभ्यास करें। बाजार में अच्छे पब्लिकेशन की उपलब्ध जो किताबें हैं उन किताबों से प्रैक्टिस सेट्स बनाएं, और उन प्रैक्टिस सेट्स को बनाने के बाद जिन प्रश्नों को वो हल नहीं कर पाए उन प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश करें। 50-50 नंबर के 4 विषय हैं एसएससी की परीक्षा में, जो 200 नंबर की परीक्षा होती है। एलडीसी एक ही चरण में उसका एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, टीयर 1 के नाम से उसको जाना जाता है। गणित का सिलेबस 10वीं का जो लेवल है आपके अलग अलग बोर्डों का, उसी लेवल तक के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। 10वीं से ऊपर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। गणित में बच्चे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सरलीकरण, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये 5 अगर टॉपिक्स पे अच्छी अपनी पकड़ बना लेते हैं तो फिर गणित में उनको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी एसएससी के क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं 5 टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के लिए पैसेज के अलावा जो यहाँ पे मैंने महसूस किया है कि यहाँ के बच्चों की जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, जो समझदारी की क्षमता है, वो उतनी अच्छी नहीं है। तो उन बच्चों से को मैं सलाह दूंगा कि वो पैसेज के अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी में, जैसे कॉमन एरर्स से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, रैपिड फिलर्स या नंबर्ड गैप्स जिनको कहा जाता है, जिनके अंदर में फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान दिए जाते हैं, उनके अंदर में आपको ऑप्शंस में से सही शब्द को वहाँ पर में डालना होता है। उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, ग्रामर से संबंधित जो पोर्शन है और वोकैबुलरी से संबंधित जो पोर्शन है उसके ऊपर में काम करके कम समय में अंग्रेजी की भी तैयारी वो कर सकते हैं। अभी हाल के जो वर्षों में जो प्रश्न आए हैं जिनको मैंने देखा है, तो मैंने ये देखा है कि एसएससी की परीक्षा में भी बैंक की परीक्षाओं के तर्ज पर
डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी से प्रश्न आते हैं। बिल्कुल। तर्क शक्ति के जो प्रश्न हैं एसएससी के, वो बैंक की परीक्षा के बनिस्बत आसान होते हैं। जी बिल्कुल। और अगर प्रैक्टिस सेट्स बनाए आप स्टूडेंट्स, और प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट बनाएं और उन सारे प्रश्नों के ऊपर में काम करें, जिन सारे प्रश्नों को वो प्रैक्टिस सेट में बनाते हैं, जी तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक सवाल है जो जहन में आ रहा है काफ़ी देर से, कि बैंक और एसएससी की तैयारी के जो मुख्य अंतर हैं, इस पर भी मैं जानना चाहूँगा। और ऐसा कोई माध्यम जिससे बैंक की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को बेहतर प्रैक्टिस हो सके, ज़्यादा उनको मतलब आसान हो सके उनकी तैयारी, बैंकिंग की तैयारी करना उनको, ऐसा कोई पैटर्न जो आप रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, को बनाना चाहेंगे? पैटर्न ही है, और इसी पैटर्न के ऊपर में विद्यार्थियों को काम करना है जी। और जो मुख्य अंतर की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है बैंक और एसएससी की परीक्षाओं में। बैंक का सिलेबस बिल्कुल भिन्न है एसएससी के सिलेबस से। एसएससी के अंदर में एक पेपर आता है जनरल स्टडीज, जो बैंक में नहीं होता है। बैंक के अंदर में जो एक पेपर है, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस और अर्थ जगत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वह एक पेपर है जिसको बैंकिंग के छात्र जनरल अवेयरनेस के पेपर के नाम से जानते हैं। बैंकिंग एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस दोनों का काफी भिन्न है। बैंक के एग्जाम में 50 नंबर की, अभी जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से आईबीपीएस के एग्जाम में 50 नंबर की का मैथ होता है, 50 नंबर का रीजनिंग का प्रश्न होता है, 40 नंबर की अंग्रेजी होती है, 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस होता है और 20 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान होता है। टोटल जो क्वेश्चन हैं वो 200 नंबर के होते हैं। 2 घंटे की परीक्षा होती है और उस 2 घंटे की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक विद्यार्थियों को लाना होता है। जो मुख्य अंतर है वह बैंक और एसएससी की परीक्षाओं में मैथ और रीजनिंग के सिलेबस में, जी ठीक है। अंग्रेजी के प्रश्नों का स्तर भी बैंक की परीक्षाओं में एसएससी की बनिस्बत अच्छा होता है। बैंक की परीक्षाओं में आपके अंग्रेजी की समझदारी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी की परीक्षा में अंग्रेजी में वोकैबुलरी और ग्रामर से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, इन सब से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंक की परीक्षा में डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी और सरलीकरण से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तर्क शक्ति में बैंक की परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग, अजम्पशन, पूर्व धारणाएं, जिसमें आपके मस्तिष्क का प्रयोग होता है, आपकी भाषा का प्रयोग होता है, उस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी के परीक्षा में वर्बल और सामान्य प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं रीजनिंग में। और निखिल जी, बेहतर स्कोरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो ये एक आम सवाल है छात्राओं का रहता है कि बेहतर स्कोरिंग के लिए किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मतलब उनको सुविधा हो सके, बेहतर स्कोरिंग वो प्राप्त कर सकें बैंकिंग सेवाओं में। इस बारे में क्या कहना है आपके? इस प्रश्न के बाद अपने स्कूल के दिन याद आ गए मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम कारण उसके पीछे ये कि हमारे गुरुजी कहा करते थे जी जी कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजात, जी जी, बहुत रसली आवत जात थे बिल्कुल, बिल्कुल। सिल पर परत निशान। और ये कहावत आज से 200 वर्ष पहले की बात हो, तब अगर हम इस चीज़ को वहाँ पर फिट करके देखें, 2000 वर्ष पहले फिट करके देखें या 2000 वर्ष बाद फिट करके देखें, तो इस चीज़ को जो भी विद्यार्थी फॉलो करेगा वो विद्यार्थी सफलता पाएगा ही। और अधिक से अधिक अंक पाने का एक ही तरीका है और वह तरीका अभ्यास है। अभ्यास का कोई पर्याय नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको अभ्यास करना ही है। अब अभ्यास कैसे करना है, इसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जहां पर छात्रों से चूक हो जाती है। एक कहावत भी है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी बिल्कुल, आज भी ये बात उतनी ही प्रासंगिक है, बिल्कुल उतनी जितना पहले के समय में थी। अब वक्त हो रहा है कॉमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे, फिर निखिल जी से बात करेंगे कुछ और भी नए सवालों पे। और तब तक के लिए हम कॉमर्शियल ब्रेक ले रुकते हैं और फिर लौटेंगे और देखते रहिए SCS न्यूज़, आपकी खबर आपका भरोसा।
खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक बेता रोड लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे लेक व्यू प्रोफेसर कॉलोनी दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374 9304185224। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। हम निखिल जी से बात कर रहे थे हमारे कार्यक्रम कैरियर सलाह में, जो जिसकी एक श्रृंखला आज हम दिखा रहे हैं आपको। तो फिर कुछ सवाल रह गए थे, उस सवाल इनसे हमें करने हैं। और फिर से निखिल जी स्वागत है आपका कार्यक्रम कैरियर सलाह में। तो अगला सवाल आपसे हम फिर कर रहे हैं कि कम समय में छात्राएं बैंकिंग की तैयारी कैसे करें, और खासकर कुछ ऐसा टिप्स आप बताएं जो उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वक्त है एग्जामिनेशंस का बहुत करीब है। अभी IBPS के एग्जाम आने वाले हैं, 19 अक्टूबर को होने वाला है, और भी कई एग्जाम्स हैं जो बिल्कुल पास हैं, करीब हैं, आने वाले हैं। इतने कम समय में किस तरह वो बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करें, कुछ टिप्स बताएं दर्शकों को, छात्र छात्राओं को। वैसे मेरा तो मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी, लेकिन आपने अगर प्रश्न किया है कि कम समय में छात्र ऐसा क्या करें जिससे उनको सफलता मिले आगामी परीक्षा में, उसके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मैं। पहली चीज़ तो ये है कि अभी वो लगातार जितना ज़्यादा पुरानी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं वो करें। बैंक की परीक्षाओं के लिए वो अखबार पढ़ें और अर्थ जगत से संबंधित जो पन्ना होता है जी, उसमें जो भी न्यूज़ छपा है या जो भी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध है उसका संकलन करें, उसको एक जगह इकट्ठा करें जी। उससे बहुत सारे प्रश्न उनकी परीक्षाओं में आएंगे जी। और गणित के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। औसत, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात जी, और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न ही डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी में आते हैं जी। सिर्फ समझना है तो ग्राफ, बार और पाई चार्ट को समझना है बिल्कुल, जिसको बच्चे 3 से 4 दिनों में समझ सकते हैं। अंग्रेजी के लिए कुछ टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँगा बच्चों को जी। अगर बच्चे रैपिड फिलर्स बनाते हैं तो उनके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ जी, जिसको मैं जान निकालो तर्क कहता हूँ हिंदी में। जान से जानकारी, निकालो से बाहर निकालो और तर्क से तर्क शक्ति। अंग्रेजी में इसको मैं IEI फॉर्मूला कहता हूँ, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फरेंस जी। तो रैपिड फिलर्स में आपके पास खाली स्थान के प्रश्न होते हैं जिसमें आपको दिए गए खाली स्थान में दिए गए जो आपके पास विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प चुन करके भरना होता है जी। तो आप उसमें इंफॉर्मेशन लें उस वाक्य को पढ़ करके और ये जानने की कोशिश करें कि जो शब्द है वह वाक्य में ग्रामर के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं बैठता है। और इन कसौटियों पर सारे ऑप्शंस को कसें और जो ऑप्शन आपके इस कसौटी पे बैठता है उसको रखें, बाकी को आप एलिमिनेट करें जी। तो आई से इंफॉर्मेशन हो गया जी, इसे आपने एलिमिनेट करके बाहर निकाल दिया ऑप्शन को। और इन्फ्रेंस मतलब कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके, कई बार ऐसा होता है कि आप 2 ऑप्शंस के ऊपर में जाके रुक जाते हैं, 2 विकल्प के ऊपर में रुक जाते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चन की तरह आपके पास 50-50 का जो लाइफलाइन होता है वहाँ पर में आप अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और यह एक शॉर्टकट तरीका है। रैपिड फिलर्स और बाकी जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला हर जगह फिट बैठता है कि आप जानकारी लें, गलत विकल्प को बाहर करें और अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, तो आप ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए ये दरभंगा जो है ये शैक्षणिक हब बन रहा है या बनने की राह पे चल पड़ा है, तो एक सवाल आपसे करेंगे, काश इसमें कितना योगदान करने वाला है? इस सवाल का जवाब बहुत कम समय में नहीं देना चाहूँगा मैं। जी जी, पूरा समय लेना चाहूँगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इजाज़त हो। ये थोड़ी उत्सुकता है, दर्शकों की उत्सुकता भी है। तकरीबन 2 वर्ष हो गए मुझे कास को दरभंगा में लाए हुए। जी, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किसी संस्था को लेकर के दरभंगा में आऊँगा। जी, लेकिन अपने आस पड़ोस के बच्चों को मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए देखा और तो मैंने ये पाया कि सही मार्गदर्शन की उनके पास कमी है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने पता किया कि ऐसी कौन सी संस्था है जो पुरानी हमारी शैक्षिक पद्धति है उसको साथ लेकर के उसको तकनीक के साथ मिलाती है जी, और पुराना और नया दोनों को मिक्स करके एक सही एजुकेशन बच्चों को प्रदान करती है। तो कास का नाम मुझे मेरे कुछ मित्रों ने सुझाया। मैं यहाँ से दिल्ली गया, वहाँ पर इसकी शिक्षा पद्धति और इसके जो वहाँ के कार्यकारी सदस्य थे उन लोगों से मिलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैंने फिर कास को यहाँ पर शुरू किया। और हम लोगों ने शुरू से ही इसको बरकरार रखा है कि हम जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसके साथ साथ जो हमारे पुरानी शिक्षा पद्धति में अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों को का भी समावेश हमने अपने पढ़ाने की पद्धति में किया है। और यही एक कारण है कि हमारे जो सफलता का प्रतिशत है वह बहुत बड़े बड़े संस्थानों से ज़्यादा है। ऑनलाइन टेस्ट की चर्चा अक्सर होती रहती है और ऑनलाइन टेस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया आजकल। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए कास ने क्या सुविधाएं दी हैं छात्र छात्राओं को? ये जरा एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। कास उन गिने चुने संस्थाओं में से है इस भारतवर्ष के अंदर में जिसके पास ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। हमारा खुद का वेबसाइट है जिसके ऊपर में एक पोर्टल है जहां पर बच्चे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और हम हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो भी टेस्ट के सेट्स वहाँ पे उपलब्ध हों हमारे वेबसाइट के ऊपर से, वो सारे अभी नवीनतम सेट हों, जिस सेट को बनाने के बाद विद्यार्थियों को फ़ायदा हो और उस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद बच्चों को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े और बिना किसी दिक्कत के वो पूरी परीक्षा दे पाएँ। हम परीक्षा के जैसा ही माहौल बनाते हैं जब कभी भी हम ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अभी ये टेस्टिंग पीरियड में है और अक्टूबर तक हम बिल्कुल सुचारू तरीके से ऑनलाइन टेस्ट को दरभंगा में लॉन्च कर देंगे। अभी भी हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये कास के विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध है। कास के बाहर के विद्यार्थियों के लिए अभी ये सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध नहीं करवाई है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम कास के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कास जैसी संस्था आज एक बात बहुत ज़्यादा में जोर पकड़ रही है छात्र छात्राओं के बीच में, खासकर ये निर्णय की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है उनमें, किस संस्था से हम बैंकिंग की तैयारी करें, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करें। ये पेरेंट्स में भी और छात्रों में भी बहुत निर्णय की स्थिति बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो। और एक ऐसी सारी संस्था ये दावा करती है, ठीक है, कि ये बेहतर है, ये मेरा ये पैटर्न है, मेरा वो पैटर्न है, ज़्यादा बेहतर है, हमारा 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें कास जैसी संस्था को लाने का उद्देश्य कहाँ तक ऐसी जिज्ञासाओं को जो ऐसी निर्णय की स्थिति है उसमें कास किस तरह की भूमिका निभाएगा, इस बारे में मैं अभी आपके स्टूडियो में बैठे बैठे ही मैंने एक वाक्य सोचा, तुकबंदी कहूँगा मैं इसको, बिल्कुल, कि हम नहीं देखते भीड़, हमें तो बस फिक्र है अपने विद्यार्थियों की, हम देखते हैं उनकी पीड़ा, उनकी जो पीड़ा है उसको हम समझते हैं और उसी को समझने का प्रयास हम करते हैं। कास में और बाकी जो अन्य संस्थान है यहाँ पर और जो विभिन्न जगहों पर जो संस्थान है उनमें क्या अंतर है यह तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कास में ऐसा क्या है जिससे विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन हो सकता है यह मैं आपको जरूर बताऊँगा।
हम व्यक्तिगत कोचिंग में विश्वास करते हैं। जी। हम बच्चों के साथ समय बिताते हैं। हमारे यहाँ पर में विद्यार्थियों और शिक्षकों का जो रेशियो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित है उसी के अनुसार है। तो हम हर चीज में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जी। शिक्षा में गुणवत्ता होगी, बच्चे सफलता पाएंगे। और व्यक्तिगत कोचिंग इसलिए मैंने कहा है आपसे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा को पास करना बहुत ही कठिन है। हाँ। अगर सही मार्गदर्शन ना बहुत कठिन हो गया आज के दौर और में। बच्चों के साथ बैठ करके काम करना होता है। तो इस तरीके की परीक्षा में जहाँ पे आपको बच्चों के साथ बैठ करके काम करना है तो आपको बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से ही काम करना होता है। कास हमेशा अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से काम करती है। 1-to-1 सेशन करते हैं हम बच्चों के साथ, जो शायद यहाँ पर किसी संस्थान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। और इस मामले में हम अव्वल हैं। बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वह बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर में हम लोगों ने गुरुकुल का सिस्टम नहीं रखा हुआ है। शिक्षक और जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उन लोगों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध है, लेकिन मर्यादा के अंदर। तो आपके कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत कोचिंग पे विश्वास करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल छात्राओं से मिलके, उनके साथ बैठ के, उनकी समस्याओं को बहुत करीब से जान के उनके साथ बैठ के फिर आप तैयारी करते हैं। सही मार्गदर्शन जो है एक शिक्षक, एक करियर एडवाइजर इसी रूप में दे सकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण कम रखें और छात्रों के साथ मिलके उनकी समस्याओं को इस पे समझते एक और बात मैं कहना चाहूँगा। मेरा जो अपना अनुभव रहा है यहाँ के छात्रों के लिए, जी। तो आत्मविश्वास की कमी होती है और संकोची होती हाँ, है बिल्कुल। हमारे छोटे शहरों के छात्र। बिल्कुल। मैं अपने शहर का नाम नहीं लेना चाहता। जी जी बिल्कुल। लेकिन हमारे छोटे शहरों के छात्रों के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो आत्मविश्वास की कमी है और वो खुल नहीं पाते हैं अपने शिक्षकों के पास। हम अपने छात्रों को पूरा मौका देते हैं कि वो खुले और अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको बाहर निकाल कर जी, दिखाएं जी। और संस्था के द्वारा जो भी अच्छी चीजें उनको प्रदान की जा रही हैं उनको वो सही तरीके से ग्रहण करके सफलता प्राप्त करें। तो संकोच और आत्मविश्वास के ऊपर में हम काम करते हैं और यही हमारी सफलता की और कुंजी ये है। करियर के मार्ग में दो ये बड़ी बाधाएं हैं, जी। संकोच और आत्मविश्वास। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल है जो शायद मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, ये आपके बारे में ये जानकारी मुझे मिली कि भाई आप तो काफ़ी शुबे रुस्तम हैं और ख़ासकर कि भाई आप एक एजुकेशनिस्ट तो हैं ही, एक संस्था के डायरेक्टर होने के नाते आप और भी कुछ हैं, एक ब्लॉगर हैं, एक लेखक हैं, एक रंगमंच से जुड़े हैं। ये सारी विशेषताएं एक साथ आपने कैसे समेटा अपने अंदर, इस बारे में थोड़ा बताइए। बड़ा कठिन है बताना क्योंकि इन सारी विशेषताओं को एक साथ कैसे जोड़ा मैंने, ये तो बताना बड़ा ही कठिन है। लेकिन बस इतना ही बताना चाहूंगा आपको कि ये मुझे मौका मिला। ये तार जुड़ा कैसे, ये बड़ा मुश्किल होता है। एक साथ इतने सारे व्यक्तित्व को समेट के रखना मौका बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मौका मैं ये कहूँगा कि ईश्वर ने मुझे मौका प्रदान किया और मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। ठीक है। ब्लॉगिंग की शुरुआत 4 वर्ष पहले मैंने की। जी जी। और बस ऐसे ही शुरू किया था मैं। तो तकरीबन 1-1.5 पेज जब मैंने लिखा तो लोगों ने मुझे पढ़ना शुरू किया और उसी से मैं खुशवंत सिंह का एक लेख पढ़ा था मैंने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप जब 5000 पेज लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने देखा कि 1.5 पेज पढ़ने के बाद ही लोगों ने मुझे पढ़ना शुरू कर दिया है और खुशवंत सिंह के हिसाब से 5000 पेज के बाद आपको लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं तो करते हैं। तो मतलब मैंने सोचा कि मेरे अंदर कुछ लिखने की बात है। मैंने ब्लॉगिंग शुरू की और ईश्वर की दया कहूँगा कि अभी तक मेरे ब्लॉग पे 75,000 व्यूअर्स हैं और ब्लॉगिंग की दुनिया में थोड़ा सा नाम है मेरा। लोग जानते हैं मुझे कि मैं लिखता हूँ। कभी कम समय में काफ़ी लोग जुड़ गए हैं आपके ब्लॉग से। और मैंने फिल्मों के लिए भी लिखा है। एक्सट्रीम्स पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहा हूँ मैं, उनका लिरिसिस्ट और राइटर हूँ मैं जी। और उनके साथ मैंने एक शॉर्ट अंग्रेज़ी फिल्म भी की जिसमें मैंने लीड भूमिका निभाई है। द मैकेनिक नाम से है वो फिल्म जी। और काफ़ी सराहा गया है उसको। क्रिटिकली बहुत ही अक्लेम्ड शॉर्ट फिल्म है और तकरीबन 2500 व्यूअर्स हैं उसके। तो एक तरीके से
मौके मिलते रहे और मैं करता रहा, पता नहीं चला कि कब ये सारी चीज़ें कर ली मैंने। तो ये रंगमंच से जो आपका लगाव है, ये कैसे आपका रंगमंच से कैसे हुआ? ये तो बचपन के दिनों से ही रंगमंच से लगाव रहा है। मैं जिस गांव में पला बड़ा हूँ वहाँ रंगमंच के कार्यक्रम काफ़ी अरसे से होते रहे। और 1998 की बात है, मैंने पहली बार स्टेज पे जाने का जब मन बनाया, और संयोग देखिए कि उम्र मेरी 19 वर्ष के आसपास होगी उस समय पे, और जो पहला मौका मुझे मिला वो पहला मौका लीड कैरेक्टर प्ले करना था जी। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि जो हमारे ऑपोजिट में जो भी व्यक्ति लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो बहुत भारी भरकम शरीर के थे। अच्छा। और मेरा वजन तकरीबन 50 किलो, उनका वजन 100 काफी मतलब लेकिन एक परेशानी में सामना करना पड़ा होगा आपको। जी बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन एक भगवान का दिया हुआ वरदान कहूँगा मैं जी जी कि आवाज़ थोड़ी बुलंद है मेरी। नहीं बिल्कुल और जब मैंने सुन सकते हैं लोग, दूर बैठे भी सुन सकते हैं। जब मैंने माइक संभाला और वहाँ पर एक्टिंग शुरू की, जी। तब से लेकर के आज तक कभी मुझे वो मतलब पहली बार ही आप कर रहे थे एक्टिंग? जी बिल्कुल, पहली बार ही एक्टिंग कर रहा बड़ा था। अजीब फील हो रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब सामने दर्शकों को देख करके मेरी घिघी बन गई थी, और मैं खासतौर उसमें जो अपने लोग बैठे होंगे उनको मैं समझ नहीं पाया था कि मैं क्या करूं। तो जी। हमारे स्टेज के सामने में देवी माँ का एक मंदिर है, जी जी। तो उसकी तरफ देखा मैंने, उनको प्रणाम किया, और पूरे स्टेज प्ले के दौरान मैं उन्हीं को देखता है, मैंने दर्शकों को नहीं देखा। और उसके बाद फिर कभी कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक शक्ति जो है देवी माता के द्वारा आपको जी। मिलती रही, और आपका जो हौसला बढ़ता गया, और इतने अपने एक व्यक्तित्व में इतनी सारी विशेषताओं को समेटे हुए आप इजाज़त दीजिए समीर मिश्रा को एससीएस की पूरी टीम के साथ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए चेहरे को, एक नए व्यक्तित्व के साथ। हमारा कार्यक्रम कैरियर एडवाइस में उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।